नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम मुद्रा के विविध कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुद्रा की परिभाषा और अर्थ को समझते हुए हमने लिखा कि कोई भी वस्तु जिसे राज्य या सरकार मुद्रा घोषित करे और जनता उसे सामान्य स्वीकृति प्रदान कर लेन देन में निसंकोच उपयोग करे, स्वीकार करे, ऐसी वस्तु को मुद्रा कहा जाता है। उसी के आधार पर हम मुद्रा के जो विभिन्न कार्य हैं उनका वर्गीकरण करके हम उनका अध्ययन करेंगे। मुद्रा के आज के युग में विविध कार्य हैं। देखा जाए तो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं मुद्रा का दखल आवश्यक रूप से होता है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है मुद्रा से अछूता हो। इसलिए मुद्रा के जो कार्य हैं वो बहुत व्यापक हैं, इसलिए उनको हमने 4 वर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले मुख्य 2 वर्ग बनाए हैं, स्थैतिक कार्य और प्रावेगिक कार्य। स्थैतिक कार्य वो हैं जो स्थायी रूप से मुद्रा द्वारा ही किए जाते हैं। इन स्थैतिक कार्यों को भी पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया है, मुख्य या प्राथमिक कार्य और दूसरे हैं सहायक या गौण कार्य। जो मुद्रा के कार्य हैं उनमें सबसे पहले हम जो इसके प्राथमिक या मुख्य कार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। और ये जो 2 कार्य हैं मुद्रा के, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं। सबसे पहले मुद्रा का उपयोग केवल इन कार्यों के लिए ही किया जाता है। तो मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके अंतर्गत विधिग्राह्यता का गुण होता है, अर्थात उसको सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में हर व्यक्ति को स्वीकार करना होता है। तो मुद्रा का सबसे प्रमुख जो कार्य है वह है विनिमय का माध्यम, अर्थात मुद्रा के द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन और क्रय विक्रय किया जाता है। मुद्रा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय आसानी से कर सकते हैं। वस्तु विनिमय में जो दोहरे संयोग थे, वस्तु विनिमय के अंतर्गत जो बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती थी, उन सब का समाधान मुद्रा द्वारा किया गया और इसीलिए मुद्रा द्वारा बड़ी सहज और सरल तरीके से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय का कार्य किया जाता है। दूसरा है मूल्य का मापक। मूल्य का मापक का तात्पर्य यहाँ यह है कि किसी भी वस्तु या सेवा का क्या महत्व है उसका आकलन हम मुद्रा के द्वारा कर सकते हैं। जैसे विभिन्न जो वस्तुएं हैं उनको हम मापने की इकाई होती है, जैसे दूध को लीटर में माप लेते हैं, कपड़े को मीटर में माप लेते हैं, अनाज को किलो में माप लेते हैं। ठीक ऐसे ही किसी वस्तु या सेवा का जो महत्व है या उसका जो मूल्य है उसको हम मुद्रा में ही माप सकते हैं। तो मुद्रा एक ऐसी इकाई है जिससे हम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप कर सकते हैं। मुद्रा के द्वारा ही जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है, उस विनिमय से पहले हम कहीं ना कहीं उन 2 वस्तुओं के मूल्य का आकलन करते हैं। और वो आकलन किस में होता है? मुद्रा से ही करते हैं। जब हम कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उस वस्तु की जब कीमत पूछते हैं और कीमत पूछने के बाद हम आंकते हैं कि जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं और जितना मूल्य हमें उसका चुकाना पड़ रहा है उस वस्तु का उतना मूल्य है या नहीं। तो हम किस में माप रहे हैं? मुद्रा से ही माप रहे हैं। इस तरह से मुद्रा का एक प्रमुख कार्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापन करना भी है। अब एक चीज इन दोनों से जुड़ी हुई यह है कि विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, इन दोनों में एक संबंध है, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जब भी हम किसी वस्तु सेवा का विनिमय करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को मापते हैं। और जिस स्तर पर सेवाओं या वस्तुओं का जो गुड्स की वैल्यू है वो उसकी प्राइस के बराबर हो जाती है, तभी जाकर हम उन 2 वस्तुओं का विनिमय करते हैं। इस तरह से विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये दोनों कार्य
एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुद्रा के ये दो मुख्य कार्य हैं जो मुद्रा द्वारा ही किए जाते हैं। इसके बाद स्थैतिक कार्यों में जो दूसरा कार्य है वो है सहायक या गौण कार्य। कुछ कार्य मुद्रा द्वारा स्थायी रूप से किए जाते हैं, लेकिन वो मुद्रा के मुख्य कार्य नहीं, अर्थात मुद्रा का आविष्कार सिर्फ इन कार्यों के लिए नहीं हुआ, लेकिन इन्हें भी मुद्रा स्थायी रूप से करती है। और इनमें पहला है विलंबित भुगतानों का मान। विलंबित भुगतानों से तात्पर्य है जो भावी भुगतान है, जो भविष्य में हमें करने होते हैं, उनका जो मान या आधार है वो क्या है? मुद्रा है। जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का लेन देन भविष्य में कीमत चुकाने के आधार पर करती है, तो वहाँ उसका जो मूल्य है वो मुद्रा में ही मापा जाता है, और मुद्रा से ही यह तय किया जाता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उस वस्तु या सेवा का भुगतान कितना होगा। आज का जो युग है वो एक तरह से साख का युग है। साख का मतलब यहाँ ऋण से है। हर व्यवस्था, हर जो बिजनेस है या हर देश की जो अर्थव्यवस्था है आज साख के बिना संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संस्था, प्रत्येक देश कहीं ना कहीं कर्ज लेकर अपने कार्यों का संपादन कर रहा है, अपने आर्थिक विकास को और अधिक गति दे रहा है। तो यहाँ जो ऋण लिए जाते हैं वो मुद्रा में लिए जाते हैं। अब ऋणों का भुगतान जब किया जाएगा तो उस समय उसका कितना भुगतान होगा, उसका आधार भी मुद्रा ही होती है। इस तरह से मुद्रा का एक सहायक कार्य है विलंबित भुगतानों पर मान का कार्य करना। और दूसरा है क्रय शक्ति का संचय। इसको मूल्य का संचय भी कहते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखता है, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो संभावनाओं का जीवन है, और उसमें कभी भी हमारे सामने आकस्मिक दुर्घटनाएं घट सकती हैं, जहां हमें अचानक से बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उसके लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ संचय करता है, और वो संचय का जो कार्य है वो भी मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि मुद्रा ही वर्तमान युग में एक ऐसी वस्तु है जिसका मूल्य स्थायी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते। जबकि अन्य जो वस्तुएं हैं उनमें मूल्य में घटत बढ़त बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनमें इतना अधिक स्थायित्व तो नहीं होता। जैसे अब सुनते हैं कि पहले जो लोग थे वो सोने या चांदी के आभूषणों को या ऐसी जो धातुएं थी, कीमती धातुएं, उन्हें गड्ढा खोदकर गाड़ देते थे और वहाँ उसका संचय करते थे, लेकिन वो इतना सुरक्षित नहीं था और स्थायी भी नहीं था, क्योंकि इन धातुओं के मूल्यों में बहुत अधिक परिवर्तन आ सकते हैं। तो उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए आज जो व्यक्ति संचय करता है वो मुद्रा में करता है, क्योंकि मुद्रा में मूल्य की जो स्थिरता है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण का साधन। देखो, हस्तांतरण का तात्पर्य होता है एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास। तो मुद्रा के द्वारा एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को बेच सकता है, दूसरी जगह अन्य संपत्ति खरीद सकता है। इसी तरीके से अपना जो अधिकार है वो दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी लोग लिखते हैं कि मेरी जो अचल संपत्ति है उसका उपयोग करने का अधिकार मैं इस व्यक्ति को देता हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ, वो जो मूल्य का हस्तांतरण है वो एक व्यक्ति से दूसरे से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। मुद्रा ही एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति अपनी यहाँ की संपत्ति को दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। ले जाने का तात्पर्य यहाँ बेचेंगे और दूसरी जगह जाके खरीद लेंगे। तो इस तरह से मूल्य का हस्तांतरण भी मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। और तीसरा है मूल्य तंत्र। मूल्य तंत्र का तात्पर्य यहाँ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है उसके आधार पर निर्णय करता है कि उसे कौन सी वस्तुएं और कितनी मात्रा में खरीदनी चाहिए। इसी तरह से देश की
जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी मूल्य तंत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कीमतों का बहुत अधिक बढ़ना और पुनः उनका बहुत अधिक घटना, ये दोनों ही स्थितियाँ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक होता है। और इस मूल्य तंत्र को स्थायित्व प्रदान करने के लिए भी मुद्रा की मात्रा को नियंत्रण में रखकर मूल्यों को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। तो ये कार्य भी एक तरह से मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रावैधिक कार्य। प्रावैधिक कार्य ऐसे कार्य हैं जो एक तरह से मुद्रा के द्वारा ही नहीं किए जाते, लेकिन मुद्रा उनमें अपना अहम रोल अदा करती है, महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन मुद्रा द्वारा किया जाता है। इनमें सबसे पहला है आय का वितरण। समाज में विभिन्न वर्गों में जो आय का वितरण है वो मुद्रा के माध्यम से ही किया जाता है। जब भी उत्पादन होता है तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, प्रबंधन, और इन सबके जो प्रतिफल है उसका वितरण मुद्रा में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने किताबों का उत्पादन किया और अब किताबों के उत्पादन में हमने जो श्रमिक लगा वो किताब नहीं देंगे, या हमने जो पूंजी ली है उस पूंजी के मालिक को किताबें थोड़ी देंगे, हम उन्हें क्या देंगे? मुद्रा देंगे। तो मुद्रा के द्वारा ही जो कुल उत्पादन होता है उसका समाज में वितरण किया जाता है। एक तरह से ये मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। दूसरा है साधनों का अधिकतम उपयोग। देखो, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है और वो अपने न्यूनतम साधनों से अधिक आय प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए क्या करता है? साधनों का कुशलतम और अधिकतम उपयोग करके अधिक से अधिक मुद्रा का सृजन और अर्जन दोनों ही करना चाहता है। इसलिए मुद्रा के द्वारा साधनों के अधिकतम उपयोग का कार्य भी किया जाता है। नेक्स्ट है साख का आधार। साख, जैसा हमने भी बताया, साख का मतलब ऋण या उसकी क्रेडिट, इसका आधार भी मुद्रा होती है। देखिए, सामान्यतः हम किस व्यक्ति को अधिक विश्वसनीय या हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति अधिक पावरफुल है, इसकी हर निर्णय को माना जाता है, कौन होता है वो व्यक्ति? हम देखेंगे कि हो सकता है उसमें और बहुत सारी चीजें हों, लेकिन एक जो चीज है कि उसके पास मुद्रा बहुत है, पैसे वाला व्यक्ति है, तो उसकी क्रेडिट भी अच्छी है। जो पैसे वाला है उसकी साख अच्छी है। इसके साथ साथ विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न बैंक, विभिन्न लोग जो पैसे का या वस्तु का लेन देन करते हैं, वो अपने पास कुछ ना कुछ एक बड़ा धनराशि नगद में मुद्रा के रूप में अपने पास रखते हैं, और वो उनकी क्रेडिट का आधार होता है। लोग देखते हैं कि इसकी पूंजी कितनी है इसके पास, तो पूंजी उसके पास अच्छी है तो कहेंगे हाँ इसका ठीक है, इसका काम हम कर लेते हैं, इससे हम लेन देन कर लेते हैं। तो एक तरह से मुद्रा ही किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था और किसी भी देश की साख का आधार होती है। आज जो पूंजीपति देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन सब की क्रेडिट अच्छी है। क्यों? क्योंकि उनके पास अधिक अर्निंग, अधिक पैसा, अधिक मुद्रा है। चीन का नाम बड़े जोर शोर से लेने लगे हैं लोग, तो क्यों? क्योंकि वहाँ भी मुद्रा का सृजन और अर्जन बहुत तेजी से किया जा रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था भी बहुत मजबूत होती जा रही है, और उसका आधार क्या है? मुद्रा। नेक्स्ट है पूंजी की तरलता। देखो, पूंजी का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की मशीनों और उपकरणों से है जिससे अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो मुद्राओं के द्वारा उसको तरलता का मतलब नकद। तो जब हम किसी पूंजी को मुद्रा में चेंज कर लेंगे तो क्या करेंगे? उस पूंजी को हम बेच देंगे और उसके बदले में क्या ले लेंगे? मुद्रा। तो एक तरह से पूंजी को हमने क्या कर दिया? तरलता प्रदान कर दी। तो पूंजी एक तरह से, मुद्रा भी पूंजी है, लेकिन जो हमारी संपत्ति है, हमारे पास जो साधन है, मशीनें हैं, उपकरण हैं, उनको भी हम मुद्रा में बेचकर उनको तरलता प्रदान कर सकते हैं। ये कार्य भी मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है, और मुद्रा के द्वारा ही पूंजी की उत्पादकता में भी वृद्धि की जाती है। और अंतिम है विविध कार्य। विविध कार्य ऐसे कार्य जो मुद्रा द्वारा ही
किए जाते हैं, जिसमें एक है शोधन क्षमता की गारंटी कि कोई व्यक्ति कितना लेन देन कर सकता है या उसकी क्षमता कितनी है, कितनी मुद्रा या संपत्ति का वो क्रय विक्रय कर सकता है। तो उस सब का आधार क्या है? मुद्रा। तो यदि लोगों के पास अधिक पैसा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी शोधन क्षमता भी अधिक है। जैसे कुछ बैंक या कुछ संस्थाएं दिवालिया हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके पास मुद्रा नहीं होती। यदि उनके पास पर्याप्त मुद्रा होगी तो कभी दिवालिया नहीं होगी। नेक्स्ट है निर्णय का वाहक। मुद्रा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने निर्णय को साबित करता है। मुद्रा के द्वारा वो किसी भी तरह की वस्तु सेवा का उपभोग कर सकता है, कहीं भी वो आ जा सकता है कि और अपने निर्णय को आगे बढ़ाने के लिए मुद्रा के द्वारा उस कार्य को करवा सकता है। तो इस तरह से मुद्रा ही निर्णय का वाहक भी होती है। तीसरा है आर्थिक विकास। मुद्रा में अधिक निवेश करके हम किसी देश की या व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है उसको और सुदृढ़ बना सकते हैं। रोजगार का सृजन। मुद्रा में अधिक निवेश करके, मुद्रा का अधिक विनियोग करके हम अधिक रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। वित्तीय निर्णय में भी मुद्रा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऋणार्थ प्रबंधन। ऋणार्थ प्रबंधन का मतलब होता है कि कुछ लोग या कुछ संस्थाएं या कुछ देश घाटे के बजट बनाते हैं और उस घाटे को पूरा करने के लिए वो नई मुद्रा का सृजन करते हैं, नए नोट छापते हैं और इस तरह से मुद्रा के द्वारा उस ऋणार्थ प्रबंध की व्यवस्था को दुरुस्त करते हैं। और अंतिम है मूल्य नियंत्रण, जो हमने पहले भी पढ़ा कि मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके देश के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों को नियंत्रित रखने का कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार से हम मुद्रा के कार्य को इन 4 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। और मुख्यतः मुद्रा के ये 4 कार्य हमने स्टार लगा रखे हैं: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतानों का मान और क्रय शक्ति का संचय। ये मुद्रा के मुख्य कार्य हैं। बाकी मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं जिनको हमने इस चार्ट के द्वारा यहाँ दर्शाया है। धन्यवाद।